नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे प्रमुख साहित्यकारों की प्रमुख रचनाएं। जिस भी परीक्षा में हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लासेस मददगार साबित होगी। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले विद्यापति जी की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएँ हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हमने उन सभी प्रमुख रचनाओं को लिया है जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है। तो देख लेते हैं विद्यापति जी की। सबसे पहले कीर्तिलता, फिर है कीर्ति पताका, फिर है विद्यापति की पदावली जो कि मैथिली भाषा में रचित रचना है। और कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों रचनाएं जो है ये है आवहट भाषा में लिखी गई रचना है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। दूसरा जो आदिकाल का ही कवि है शालीभद्र सूरी की जो रचना है भारते बाहुबली रास शालीभद्र सूरी की प्रमुख रचना है। फिर है माधवदास चरण की जो रचना है राम रासो जो है माधवदास चरण की प्रमुख रचना है। चंद बरदाई इम्पोर्टेंट कवि रहे हैं, ये हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। चंद बरदाई जो है इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो जो कि डिंगल और पिंगल हिंदी में लिखी गई है। डिंगल का अर्थ है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी और पिंगल का अर्थ आपको पता ही है अपभ्रंश प्लस ब्रज। डिंगल पिंगल हिंदी में लिखी गई पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो चंद बरदाई जी की है। उसके बाद बात करें नरपति नाल्य जो है बिसल देव रासो की रचना है जो कि अपभ्रंश हिंदी में लिखी गई रचना है। उसके बाद जगनिक की बात करें तो जगनिक परमाल रासो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। फिर है सारंगधर सूरी की जो है हम्मीर रासो। फिर है श्रीधर की जो रचना है वो है एक रणमर छंद और दूसरी है पिरीछत रायसा। जो ये रणमल छंद है ये इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। फिर है नाल्य सिंह की विजयपाल रासो। फिर है जीन धर्मसूरी की सुतलीभद्र रास। फिर है जल है कवि की बुद्धि रासो, जलहन कवि है भाई ये। उसके बाद फिर है दिलहन की है गद सुकुमार रासो। फिर है मधुकर कवि की जय मयंक जसचंद्रिका इम्पोर्टेंट रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। फिर है जो इंदु की परमात्म प्रकाश। उसके बाद भट्ट केदार की देखे तो जयचंद प्रकाश। फिर है स्वयंभू की, ये दोनों रचनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जय मयंक जसचंद्रिका और एक है जो कि मधुकर की है और दूसरी है जयचंद प्रकाश जो कि भट्ट केदार की है। ये दोनों रचनाएं इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट है, मैंने उन्हीं रचना और साहित्यकारों को लिया है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाते हैं। तो देख लेते हैं अगला जो लेखक है हमारा स्वयंभू की जो रचना है वो है पुष्पौंचर्यु और दूसरी है रिठणेमीचर्यु। ये दोनों रचनाएं जो है स्वयंभू की इम्पोर्टेंट है। पौंचर्यु इनका राम काव्य है जिसमें 5 कांड है। उसके बाद है हरप्रसाद शास्त्री की बोधगान और दोहा। और नहीं है भाई, ये ओ है बोधगान और दोहा जो रचना है इनकी इस प्रकार से है। रचना का नाम बोधगान ओ आएगा भाई, ये ओ इस प्रकार से ओ दोहा ये रचना का नाम है। तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। उसके बाद जो है धनपाल की जो रचना है भविष्यत कहा, जिससे भविष्य में हर एक काम सफल हो जाते हैं। इस रचना के माध्यम से बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं अगली जो रचना है लक्ष्मीधर की जो रचना है प्राकृत पेंगलम। उसके बाद है अमीर खुसरो की रचना जो है किस्सा चाहा दरवेश और खालिक बारी इसकी जो रचना है वो एक शब्दकोश भी माना जाता है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट रचना है। फिर है सरहप्पा की दोहा कोश। उसके बाद बात करें भट्ट केदार की हमने पढ़ ही लिया था, जयचंद प्रकाश। उसके बाद सरहप्पा की है ये चार्या पद, सरहप्पा यानी चार्या पद जो है इनकी प्रमुख रचना है।
फिर बात कर लेते हैं गोरखनाथ की। गोरखनाथ की जो रचना है, नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ जी। शिष्यादर्शन, प्राण संकली और शब्दी और पद। कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं गोरखनाथ जी की? एक है शिष्यादर्शन, दूसरी है प्राण संकली, तीसरी है शब्दी और एक है पद। ये इनके गोरखनाथ जी की रचनाएं हैं। फिर है नाल्ले सिंह भाट की विजयपाल रासो। उसके बाद बात करें हम नरपति नाल्ले की। नरपति नाल्ले की बिसल देव रासो। नरपति नाल्ले की बिसल देव रासो हमने देखी ली। फिर है कण्हप्पा की दोहा कोश। उसके बाद कण्हप्पाद गीतिका। फिर है वरज गीति, बसंत तिलक आदि जो रचनाएं हैं, ये सभी की सभी रचनाएं हैं कण्हप्पा की है। फिर आसगु कवि हुए हैं एक, जो कि आदिकाल के ही कवि है। ये सभी के सभी जो कवि मैंने अब तक के बताए हैं आदिकाल की ही कवि रहे हैं, आदिकाल की ही रचनाएं मानी जाती हैं। आसगु कवि की जो रचना है वो है चंद्रबाला रास। फिर है हेमचंद्र की सिद्ध हेमचंद्र और शब्दानुशासन। ये दो रचनाएं हेमचंद्र जी की है, जो कि हिंदी में प्राकृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता भी माने गए हैं हेमचंद्र जी। तो उन्होंने जो है ये इन दो रचनाओं, इनके जो ये दो ग्रंथ प्रमुख है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सिद्ध हेमचंद्र और शब्दानुशासन। उसके बाद कल्लोल कवि ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कल्लोल कवि है और कहीं कहीं आपको कुशल लाभ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ढोला मारू कुशल लाभ एक रचनाकार हुए कुशल लाभ। ढोला मारूरा दोहा के दोनों रचनाकार हुए हैं, ये कुशल लाभ भी और कल्लोल भी। ढोला मारूरा दोहा के जो बाद के पद जोड़े गए थे वे कुशल लाभ ने पूरे किए थे, कुशल लाभ ने जोड़े थे। और शुरुआत में जो है लिखी थी ढोला मारूरा दोहा कल्लोल कवि ने। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ढोला मारूरा दोहा का रचनाकार कुशल लाभ भी अगर देखने को मिले तो वो भी आंसर आपका सही होगा। उसके बाद बात करें सुमति गणी की। सुमति गणी की जो रचना है वो है नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास जो है सुमति गणी की रचना मानी जाती है। फिर है जिनदत्त सूरी की उपदेश रासायन रास। फिर है देवसेन की सर्वाकाचार। फिर कबीर दास जी की प्रमुख रचना है बीजक, आपको पता ही है। और बीजक में ही इनकी जो है साखी, शपथ और रमेनी तीनों रचनाएं संग्रहित की गई है। और जो इनके जो बाद में कार्यभार किन्होंने संभाला कबीरदास जी की मृत्यु के बाद, तो धर्मदास जी ने इनकी रचनाओं को संपादित किया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा कवि है। अगला कवि है हमारा जयसी। जयसी जी की और रचनाएं हम देख लेते हैं। ये आ गई हमारा भक्ति काल के अंतर्गत, कबीरदास जी और जयसी जी। तो आदिकाल की रचनाएं हमने देवसेन तक कंप्लीट कर ली। भक्ति काल में हम देखेंगे तो कबीरदास जी की जो रचना है वो है बीजक, साखी, शपथ, रमेनी। ये तीन रचनाएं भी कबीरदास जी की है, जो कि बीजक में ही संग्रहित है। उसके बाद मलिक मोहम्मद जयसी की पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा और आखिरी कलाम। ये जो है इनसे संबंधित डिटेल से चर्चा हम जो है कंटेंट के क्लास में कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो कवि होगा हमारा वो सूरदास। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हम देखेंगे। तो सूरदास की बात करें तो सूर सागर, सूर पच्चीसी, सूर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी इनका एक दृष्टिकूट रचना मानी गई है। उसके बाद देख लेते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं सबसे पहले रामचरितमानस, फिर है विनय पत्रिका, फिर है दोहावली, फिर है कवितावली, फिर है गीतावली, फिर है वैराग्य संदीपनी, फिर है पार्वती मंगल, फिर है जानकी मंगल। ये प्रमुख रचनाएं जो हैं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली रचनाओं को लिया है हमने। और भी अन्य रचनाएं हैं इन साहित्यकारों की, लेकिन केवल उन्हीं इम्पोर्टेंट रचनाओं को लिया है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो ये सभी की सभी रचनाएं जो है प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है तुलसीदास जी की, जिसकी जो कई बार भाषा भी पूछ ले जाती है। इन किसी भी रचना की अगर भाषा पूछ ली जाए तो आपको पता ही है, मैंने एक ट्रिक बता रखी है आपके, जिस भी रचना के बाद में वली शब्द आपको दिखाई दे या कोई रचना वैसे शुरू हो तो उन सभी की भाषा जो है
वो ब्रज भाषा होगी, और अन्य जो जितनी भी रचनाएं बच गई उनकी जो भाषा होगी वो अवधी होगी। आपको पता होना चाहिए इस ट्रिक का, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जब आपके सामने रचना आएंगी और इनकी भाषा पूछ ली जाएगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस रचना की जो है तुलसीदास जी की कौन सी भाषा है। अगला जो लेखक है हमारा वो है देवकीनंदन खत्री की प्रमुख रचना हम बात करें तो चंद्रकांता, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की जो रचना है वो है अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पदम परशून और विदेही वनवास। ये जो प्रमुख रचनाएं हैं ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो लेखक है वो है दिनकर। दिनकर की प्रमुख रचनाएं जब हम देखेंगे तो आधुनिक काल के प्रमुख कवि रहे हैं दिनकर, जो कि राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं है उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। जो ये रचनाएं हैं ये सभी दिनकर जी की हैं। उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। कई बार जब आप लोग उर्वशी रचना एग्जाम में पूछ ली जाती है, जब वहाँ पर दिनकर का नाम नहीं होता तो आप लोगों को लगाना है इसका आंसर जयशंकर प्रसाद, क्योंकि एक रचना जयशंकर प्रसाद की भी है उर्वशी, और प्रसिद्ध रचना जो रही है वो दिनकर की उर्वशी रही है। उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद की भी रचना रही है एक। ये जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो एक चंपू काव्य माना जाता है, लेकिन दिनकर का जो है उर्वशी रचना है ये एक खंड काव्य है। इसके बाद बात करें अगला जो लेखक है हमारा वो है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु की जो रचना है वो प्रसिद्ध रचना कौन सी रही है? उपन्यास रहा है इनका मैला आंचल। मैला आंचल जो फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है, जो कि 1954 ईस्वी में लिखा गया। कई बार समय भी पूछ लिया जाता है। फिर है वृंदावन लाल वर्मा की रचना। वृंदावन लाल वर्मा की जो रचना है वो है मृगनयनी। मृगनयनी जो रचना है वृंदावन लाल वर्मा की है। उसके बाद बात करें सचिनानंद हीरानंद वात्सल्यन अग्गे, जिनका जन्म 1911 और मृत्यु 1987 में हुई थी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ जब हम देखें, इनकी प्रमुख काव्य कृतियों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इनकी इम्पोर्टेंट जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है वे जो रचनाएं हैं वे देख लेते हैं एक बार। एक है हरी घास पर क्षण भर, इनकी प्रमुख रचना है। फिर है बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणा में, करुणा प्रभा में, हरि ओ करुणा प्रभा में, इंद्रधनुष रोंदे हुए, बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण पर। ये सभी रचनाएं जो है अग्गे जी की हैं। संपादन इन्होंने किन किन का किया है ये भी देख लेते हैं। एक दीनमान पत्रिका निकाली इन्होंने, एक प्रतीक, एक एवरी में जो ये पत्रिका है ये निकाली। फिर एक निकाली इन्होंने नव भारत टाइमस जो है इन्होंने निकाला। फिर ये अग्गे जी जो है तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा सार तार सप्तक के भी जो है संपादक माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो लेखक है वो है धर्मवीर भारती। 1926 में जन्म हुआ इनका, 1997 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ है वे है अंधायुग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा। कई बार परीक्षा में पूछी जाती है और अंधायुग भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उनको मैं बता रही हूँ। तो अंधायुग और ठंडा लोहा इनकी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। एक है देशांतर, इनकी प्रमुख रचना। उसके बाद जो धर्मवीर भारती जी के उपन्यास हम देखें, बात करें उपन्यासों की, तो गुनाहों का देवता इनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, और सूरज का 7वां घोड़ा भी इनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। फिर संपादन की बात चर्चा करें तो धर्मयुग की साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी इन्होंने। फिर है निकष निकाली इन्होंने, आलोचना नामक पत्रिका इन्होंने निकाली। तो इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। फिर है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह की बात करें तो चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान जो है धर्मवीर भारती के कहानी संग्रह माने जाते हैं।
उसके बाद निबंधों की पर चर्चा करें तो निबंध जो है, निबंध एवं समीक्षा जो है इनकी ठेले पर हिमालय, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट निबंध है इनका। फिर है मानव मूल्य और साहित्य, सिद्ध साहित्य, कहानी अनकहानी, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। पश्चयंती जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर प्रगति एक समीक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट है इनका जो निबंध है धर्मवीर भारती जी का। फिर अगला लेखक हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 1927 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1983 में इनकी मृत्यु हो गई। काठ की घंटियाँ, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी और जंगल का दर्द। जंगल का दर्द, काठ की घंटियाँ, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो है काव्य कीर्तियाँ रही है। उपन्यासों की बात करें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के तो उपन्यास है सोया हुआ जल, नाटक है इनका बकरी, संपादन इन्होंने किया दीनमान पत्रिका का, प्राग का, प्रतीक का और नई कविता का। उसके बाद बात कर लेते हैं मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध की जब हम बात करें तो 1917 में इनका जन्म और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। काव्य कीर्तियाँ जो है मुक्ति तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। मुक्तिबोध प्रथम तार सप्तक को ही हम तार सप्तक के नाम देते हैं, क्योंकि प्रथम नाम का कोई भी तार सप्तक नहीं रहा। 3-4 तार सप्तक निकले, एक तार सप्तक, फिर द्वितीय तार सप्तक, फिर तृतीय तार सप्तक और फिर है चतुर्थ तार सप्तक। ये 4 तार सप्तक निकले और इनको ही हम जो है ये प्रथम तार सप्तक है, इनको हम प्रथम तार सप्तक न कहकर इनका जो है तार सप्तक नाम दिया है। मुक्तिबोध जो है तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। नेमीचंद्र जैन, मुक्तिबोध कई जो लेखक रहे हैं, 7 कवि रहे हैं तार सप्तक के अंतर्गत, ये जो प्रथम तार सप्तक में शामिल है। उसके बाद जब मुक्तिबोध की काव्य कीर्तियों की बात करें, चांद का मुँह टेढ़ा, बुरी बुरी खाक धूल, इनके 2 काव्य कीर्तियाँ प्रमुख है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आलोचना की बात करें तो कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्म संघर्ष और अन्य निबंध जो है इनकी आलोचना रही है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी जो है कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, ये इनकी आलोचना भी रही है। फिर उसके बाद बात करें कहानी संग्रह, मुक्तिबोध की जो कहानी संग्रह रही है वे है विपात्र, सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी जो इनका कहानी संग्रह है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं गिरजा कुमार माथुर की। 1919 में इनका जन्म हुआ, 1994 में इनकी मृत्यु हो गई। काव्य कीर्तियाँ हैं मजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, शीला पंख चमकीले और नाश और निर्माण काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए हैं। उसके बाद जो है छाया मत छूना, पृथ्वी कल्प और काया कल्पांतर। इसके बाद बात करें इनकी आलोचना की तो नई कविता, सीमा और संभावनाएं इनकी प्रमुख आलोचनाएं रही हैं। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो लेखक है हमारा भवानी प्रसाद मिश्र, 1914 में इनका जन्म हुआ, 1985 में इनकी मृत्यु हो गई। भवानी प्रसाद मिश्र की जो काव्य कीर्तियाँ हैं उनको हम देख लेते हैं। कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, वेरी इम्पोर्टेंट रचना है वही इनकी। फिर है सन्नाटा, फिर गीत फरोज, फिर चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पश्चयंती, बुनी हुई रस्सी इम्पोर्टेंट है, और परिवर्तन जिए, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, ये सभी रचनाएं जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की रही है। उसके बाद और अन्य रचनाएं भी हम देख लेते हैं। सतदल, ईदम न ममम और कालजयी, अनाम तुम आते हो, व्यक्तिगत, ये सभी रचनाएं जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की रही हैं। बार बार आप इनको रिवाइज करोगे तभी आपको ये रचनाएं याद रह पाएंगी। तो हर इम्पोर्टेंट रचना मैंने
इस क्लास में इंक्लूड की है, ताकि आप इनकी बार बार रिवाइज करके आप ये इनको अच्छे से याद कर लो। क्योंकि हर परीक्षा में, जिस भी परीक्षा में हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए ये जो रचनाएं हैं काफ़ी मददगार साबित रहेगी। 1-2 प्रश्न तो इन्हीं में से अवश्य पूछ लिए जाएंगे परीक्षा में। फिर है अगला लेखक हमारा नरेश मेहता। 1922 ईस्वी में इनका जन्म, 2000 में इनकी मृत्यु हो गई। काव्य कीर्तियाँ जो है वन पंखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सव, तुम मेरा मौन हो, आखिर समुंदर से तात्पर्य, देखना एक दिन, अरण्य, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है भाई। संशय की रात भी इम्पोर्टेंट है। महाप्रस्थान और प्रभात पर्व, सबरी, प्रार्थना पुरुष भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो ये वही रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं, अगला जो लेखक है हमारा वो है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की प्रमुख रचनाएं। कुंवर नारायण का जन्म 1927 में माना जाता है। कुंवर नारायण की प्रमुख रचनाएं जो है वो है तीसरे सप्तक में संकलित कविताएं हैं इनकी, जो है चक्रव्यूह, आत्मजयी जो है इनकी इम्पोर्टेंट रचना रही है कुंवर नारायण जी की, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। फिर है परिवेश, हम तुम, आमने सामने, दूसरा कोई नहीं। उसके बाद बात करें जगदीश गुप्त की। जगदीश गुप्त की जब हम बात करें तो 1924 ईस्वी में इनका जन्म और 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी। काव्य कीर्तियाँ जो जगदीश गुप्त की रही है वे रही है नाव के पाँव, शब्द दंश, हिमबुद्ध, युग्म, छंदसती, गौतम और बुद्धि वृक्ष, संभुक, ये इनकी प्रमुख काव्य कीर्तियाँ मानी जाती है जगदीश चंद्र गुप्त जी की। आप बार बार रिवाइज करके इनको देख सकते हो। उसके बाद संपादन किया है इन्होंने नई कविता के ये संपादन करता रहे हैं। आलोचना इनकी रही है नई कविता, स्वरूप और समस्याएं इनकी आलोचना मानी जाती हैं। उसके बाद बात करें हम शमशेर बहादुर की। शमशेर बहादुर की जब हम बात करें तो जन्म इनका है 1911 में, मृत्यु 1993 ईस्वी में। काव्य कीर्तियाँ हैं दूसरा सप्तक में संकलित कविताएं रही है इनकी। चुका भी नहीं हूँ मैं, शमशेर बहादुर की। इतने पास अपने, काल तुमसे होड़ मेरी, बात बोलेगी हम नहीं, उदिता, चुका भी मैं नहीं हूँ मैं, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है शमशेर बहादुर जी की, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे नई कविता के जो प्रमुख कवि रहे हैं उनकी और रचनाएं हम देख लेते हैं एक बार। नई कविताएं के कौन कौन से प्रमुख कवि माने जाते हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी रही है। कुछ कवियों के संबंध में हमने रचनाएं देख ली थी, फिर एक बार से रिवाइज हम कर लेते हैं, देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो रचना है सन्नाटा, गीत फरोश और चकित है दुख, ये तीनों रचनाएं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उसके बाद कुंवर नारायण की जो है चक्रव्यूह, आमने सामने, दूसरा कोई नहीं। फिर है शमशेर बहादुर सिंह की काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने पास अपने, बात बोलेगी हम नहीं, ये तीनों रचनाएं जो है बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसके बाद श्रीकांत वर्मा की जो बात करें तो भटका मेघ, माया दर्पण, ये तीनों रचनाएं जो है श्रीकांत जी की है। फिर है रघुवीर साय, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, यह हंसो हंसो जल्दी हंसो कई बार परीक्षा में पूछी गई है, और आत्महत्या के विरुद्ध भी, ये दोनों रचनाएं हैं रघुवीर साय जी की, बार बार परीक्षाओं में आने वाली रचनाएं हैं, तो आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। फिर है नरेश मेहता। नरेश मेहता की जब हम बात करें तो नरेश मेहता वन पंखी सुनो, बोलने दो चिल को और उत्सव, ये प्रमुख रचनाएं नरेश मेहता जी की है। फिर बात कर लेते हैं हम जयशंकर प्रसाद की, जो कि छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, यानी कि छायावाद के प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। 4 स्तंभों में शामिल है जयशंकर प्रसाद जी। एक जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 प्रमुख कवि रहे हैं छायावाद के। उसके बाद जयशंकर की बात कर लेते
है तो जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध रचनाएं है वे जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है वे है प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया और आंधी। उसके बाद इंद्रजाल, और है एक जयमयन जय का नागियक और कमायनी। इसमें मैं आपको ये नहीं बता सकती, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी की सभी रचनाएं इतनी इम्पोर्टेंट है, ये एक ना एक परीक्षा में अवश्य ही पूछी जाती है। जयशंकर प्रसाद की ये सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कवि रहे हैं जयशंकर प्रसाद की। तो इनकी सभी रचनाएं जो ये है इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से आप रिवाइज देख सकते हो। प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, प्रेम पथिक हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर झरना, आंसू, एक और है बीच में रह गई थी हमारी, लहर। झरना, आंसू, लहर, कमायनी और आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नागियक और कमायनी। ये इनका महाकाव्य है कमायनी, जिसमें कि कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग माने जाते हैं। कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम विष्णु शर्मा की। विष्णु शर्मा की जो प्रसिद्ध रचना है वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, जो पंचतंत्र के अंतर्गत ही जो विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र, उनके अंतर ही जो ये छोटी छोटी कहानियाँ जो है संग्रहित की गई है। और उसके बाद बात करें मुंशी प्रेमचंद, इम्पोर्टेंट है भाई काफ़ी। मुंशी प्रेमचंद से संबंधित भी रचनाएं परीक्षाओं में हमेशा पूछी जाती हैं। तो देख लेते हैं उनके, जो मुंशी प्रेमचंद जी जो है उपन्यासों के सम्राट माने जाते हैं, तो इनके उपन्यासों से ही संबंधित जो रचनाएं रही है वे हम देख लेते हैं। तो उपन्यास रहा है इनका प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, 1936 में इसका समय रहा है। गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन 1918 में कई बार पूछा जाता है। फिर पूस की रात, इनकी बड़े घर की बेटी, ये इनकी कहानी है। निर्मला, पंचपनवेश्वर, प्रतिज्ञा और दुर्गादास, दीपदान इनकी एकांकी है। फिर है प्रेमाश्रम, इनका उपन्यास है। गबन, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा इनकी कहानी है। तो इस प्रकार से जो है एक कहानी कफन भी है। तो इस प्रकार से कहानी, उपन्यास, एकांकी से संबंधित ये रचनाएं मैंने आपको दिखा दी प्रेमचंद जी की। आप बार बार रिवाइज करते हुए इनको याद कर सकते हो, क्योंकि परीक्षा में इनसे संबंधित 1 या 2 प्रश्न तो अवश्य ही पूछ जाते हैं। तो एक बार फिर से आप रिवाइज करना चाहो तो प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध रचनाएं जो है गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, निर्मला, पंचपनवेश्वर, प्रतिज्ञा, दुर्गादास, दीपदान, प्रेमाश्रम, गबन, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा और कफन जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है मुंशी प्रेमचंद जी की। उसके बाद अगला लेखक है हमारा, देख लेते हैं कौन साहित्यकार है अगला। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की जो निबंध है चिंतामणि, एक है आलोचना, रसमीमांसा, ये दोनों रचनाएं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रही है रामचंद्र शुक्ल जी की ये रचनाएं। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की जब हम बात करें तो चितंबरा, वीणा, स्वर्णदोली, युगवाणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद बात करें महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा की है यामा, रश्मि, निहार, नीरजा, सांत्यागी, दीपशिखा और सप्तपर्णा, ये इनकी महादेवी वर्मा जी की हैं। कौन कौन सी, एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। यामा, रश्मि, निहार, नीरजा, सांत्यागी, दीपशिखा और सप्तपर्णा, ये इनकी महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके बाद बात करें हम धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती जी की प्रसिद्ध रचनाएं देखेंगे तो कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग। धर्मवीर भारती जी का अंधा युग नाटक है।
बहुत प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। धर्मवीर भारती जी का कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके बाद बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचनाएं रही है वे है कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल। और इनके अलावा और भी निराला जी की कई रचनाएं हैं, पर ये जो रचनाएं हैं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। कुकुरमुत्ता, अनामिका, निराला, परिमल। उसके बाद बात करें अगला जो लेखक है हमारा वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचनाएं है वो है अद्भुत आलाप। उसके बाद कालिदास की निरिकुंजता। कालिदास की निरिकुंजता कई बार पूछी गई है। नेमिष धी यह चरितम चर्चा जो ये रचना है इनकी, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। फिर उसके बाद साहित्य शिखर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न भाई मिश्र बंधुओं की हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हिंदी नवरत्न नाम से मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु। उसके बाद कालिदास और उनकी कविता, एक नाट्य शास्त्र नाम से भी इन्होंने एक रचना लिखी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हिंदी नवरत्न के जो हिंदी साहित्य का इतिहास पूछ लिया जाए तो मिश्र बंधुओं जी का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे तो कालिदास और उनकी कविता एक रचना ये रही है, उनकी आलोचनात्मक कीर्ति रही है। उसके बाद बात करें केशवदास की। केशवदास जी की रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंद प्रिया, कई रचनाएं हैं इनकी, लेकिन कवि प्रिया और रसिक प्रिया बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है वो उर्मिला जो है उनके बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना है वो है झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। त्रिधारा कई बार पूछी गई है परीक्षा में। उसके बाद बात करें आगे वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी, ये हम पढ़ चुके हैं। यशपाल जी की है दादा कामरेड और झूठा सच। झूठा सच 2 भागों में विभाजित किया गया। वतन और देश, देश का भविष्य, इस प्रकार से पढ़ते हैं। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान की हमने पढ़ी ली है। झांसी की रानी, मुकुल और त्रिधारा, बिखरे मोती। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुटुज। उसके बाद सूरदास, साहित्य का मरम, अनादास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, कालिदास की लालित्य योजना। ये जो सभी रचनाएं हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें अशोक के फूल कई बार परीक्षाओं में पूछी गई जाने वाली रचना है। आलोक पर्व भी और कबीर नाम भी। उसके बाद जो है सूरदास, साहित्य का मर्म, अनामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये सभी रचनाएं जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। उसके बाद बात करें हरिशंकर परशाई। हरिशंकर परशाई की जब हम बात करें तो जैसे उनके दिन फिरे, नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जिमाना, इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर। इस प्रकार से हमने जो प्रमुख हिंदी के साहित्यकार रहे हैं उनकी प्रमुख रचनाओं को आज की क्लास में किया है। और कंटेंट की क्लास में तो हम समझते हुए बार बार प्रश्न उत्तरों के माध्यम से अभ्यास करते हुए चली रही है। इसी तरह हम अपनी हिंदी साहित्य संबंधी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अपनी तैयारी को परीक्षा तक बहुत ही अच्छी कर लेंगे और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास भी करते हुए हम चलेंगे, ताकि आपको जो है कम समय में अधिक तथ्य की जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।